क्लास में हमने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के ऊपर हमने जो सीपीयू जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उस पर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। और हमने जो पहली जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नाम जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट किए थे। और उसमें जो हमारे पास में जो एवरेज जो टर्न अराउंड टाइम होता है और एवरेज वेटिंग टाइम होता है उस पर भी हमने डिस्कशन किया था। तो अब हम आगे की जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसको हम कंप्लीट करेंगे आज क्लास में। आज क्लास में बात करेंगे हमारे पास नेक्स्ट जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जिस पे हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड हम बात करेंगे इसकी शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात करें हम तो यहाँ पे हमारे पास जो ये जो पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है। इसमें अब जो क्राइटेरिया रहेगा है ना, इसमें जो हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा तो इसमें हमारा क्राइटेरिया ये रहेगा कि हमें अब किसको देखना पड़ेगा, हमें अब एग्जीक्यूशन टाइम को, हमें अब बर्स्ट टाइम को देखना पड़ेगा। और जिसका सबसे कम जिसका जो बर्स्ट टाइम होगा उसे हम क्या करेंगे, उसे हम पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्राइटेरिया रहेगा हमारा एग्जीक्यूशन टाइम, या फिर हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, बर्स्ट टाइम की बात करेंगे। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है उसमें कुछ क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले हमें गिवन है प्रोसेस का नंबर गिवन है, फिर हमारे पास में अराइवल टाइम गिवन है, और फिर हमारे पास में क्या गिवन है, बर्स्ट टाइम गिवन है। ठीक है, प्रोसेस के नंबर की बात करें तो प्रोसेस नंबर हमारे पास यह है P1 P2 P3 P4। इसका अराइवल टाइम मान चलो 0 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। इसका मान चलो जैसे बर्स्ट टाइम इसका कितना है 5 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें क्राइटेरिया बेस पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और हमें निकालना क्या क्या है, हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। आप करोगे, ट्राई करोगे, करना चाहोगे ट्राई? ठीक है, करिए एक बार ट्राई। यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया आपको क्या फॉलो करना है, किसका फॉलो करना है, बर्स्ट टाइम फॉलो करना है, एग्जीक्यूशन टाइम फॉलो करना है। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट जिसका बर्स्ट टाइम उसको पहले एग्जीक्यूट करोगे। एक बार सेल्फ ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। देखो धनराज, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको भी आपको एक बार सेल्फ ट्राई जरूर करना है। आप सेल्फ ट्राई करो, आप ऑनलाइन क्लास में आप हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करो। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताया करो। ठीक है, एक बार मैं आपको सोल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का है। ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमें पता है कि हमारा जो सीपीयू होता है वो टाइम जीरो पे रेडी हो जाता है। सीपीयू जो होता है वो कब होता है, टाइम जीरो पे हमारा रेडी हो जाता है जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, तो देखो टाइम जीरो पे जब सीपीयू रेडी होता है उस टाइम पे हमारे पास में सिर्फ एक ही प्रोसेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ना टाइम जीरो पे सिर्फ एक ही प्रोसेस प्रेजेंट है। अब जब टाइम जीरो पे एक ही प्रोसेस प्रेजेंट है तो फिर हम यहाँ पे जो हमारे पास में जो क्राइटेरिया ग्रुप में जो बर्स्ट टाइम है एग्जीक्यूशन टाइम है उसको हम फॉलो कैसे करेंगे, एक ही प्रोसेस है तो एक प्रोसेस अगर प्रेजेंट हो चुका है तो उसे हमें एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे सिंपल सी बात है, मान चलो 10 बजे बैंक खुला, अब 10 बजे जब बैंक खुलता है तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कस्टमर आता है। अब उस कस्टमर को जितना काम करवाना होगा वो कस्टमर अपना काम करवाएगा। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट, ये क्या नॉन प्रीम्पशन मोड पे है। जब किसी पर्टिकुलर कस्टमर का अगर आपने काम स्टार्ट कर दिया बैंक में तो उसका काम कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे उसको फिर कितना भी टाइम लगे। क्यों, क्योंकि किस मोड पे, नॉन प्रीम्पशन मोड पे। ठीक है, यहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया ये है कि भाई कस्टमर जो जो बैंक में आते हैं उन सब कस्टमर्स में हम सबसे पहले हम उस कस्टमर का काम कर देंगे जिसको सबसे कम टाइम लगेगा बैंक में। उस कस्टमर काम हमें क्या करना है, पहले करके देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि एक ही कस्टमर जब बैंक में मौजूद है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका काम हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस अभी फिलहाल प्रेजेंट है, कौन, P1। तो फिर P1 प्रोसेस को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। P1 प्रोसेस क्या करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। अब देखो
अब जो हम P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना टाइम लगेगा, 5 यूनिट। अब यहाँ पे जब 5 यूनिट का टाइम लग रहा है तो यहाँ पे जो 5 यूनिट टाइम है उस टाइम पे हमारे पास में 3 प्रोसेस प्रेजेंट हो चुके हैं। कौन कौन, P2 P3 और P4, है ना। 3 प्रोसेस हमारे पास में अब आ चुके हैं। अब जब 3 प्रोसेस आ चुके हैं तो फिर हमें किस पे ध्यान देना है, हमें क्राइटेरिया पे ध्यान देना है। और क्राइटेरिया पे ध्यान ये देना है कि इन तीनों प्रोसेस में से आपको ये चेक करना है कि सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है। तो सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, P3 का। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप P3 को एग्जीक्यूट करोगे। किसको एग्जीक्यूट करोगे, P3 को। एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 1 यूनिट है, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास कितने बच गए, 2 प्रोसेस बच गए। अब इन दोनों प्रोसेस में से कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, P2 का है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। और P2 कब कंप्लीट हो जाएगा, कब कंप्लीट हो जाएगा, 8 पे कंप्लीट हो जाएगा। और फिर लास्ट में एक ही बच गया, कौन, P4। हम P4 कंप्लीट करेंगे और P4 ही कब कंप्लीट हो जाएगा, 11 पे। ठीक, उसके बाद लिख लीजिए कंप्लीशन टाइम, लिख लीजिए। कंप्लीशन टाइम की बात करें तो कंप्लीशन टाइम P1 कब हो रहा है, 5 पे कंप्लीट हो रहा है P1। P2 कब कंप्लीट हो रहा है, 8 पे कंप्लीट हो रहा है। P3 कब कंप्लीट हो रहा है, 6 पे कंप्लीट हो रहा है। और P4 कब कंप्लीट हो रहा है, 11 पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की। किसकी बात करते हैं हम, टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं। अब ध्यान है, टर्न अराउंड टाइम के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना हो जाएगा, 5। ठीक, फिर इसका कितना हो जाएगा, 6। इसका कितना हो जाएगा, 3। इसका कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वेटिंग टाइम की। किसकी बात करते हैं, वेटिंग टाइम की। अब वेटिंग टाइम मतलब क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस कौन सा, बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। कितना हो जाएगा, 0। इस कितना हो जाएगा, 4। इस कितना हो जाएगा, 2। इस कितना हो जाएगा, 4। ठीक, यहाँ से आप एवरेज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इजीली आपका एवरेज निकल जाता है। अगर हम बात करें एवरेज, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो एवरेज जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसकी बात करें तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 6 16 और 5 21। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 को डिवाइड कैसे करेंगे, 4 से, तो कुछ 5.2 सही है ना। ठीक, अब देखो उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, एवरेज, एवरेज वेटिंग टाइम की। और अगर एवरेज वेटिंग टाइम बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 10 10। और 10 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो कुछ 2.5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम के रूप में देना है। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो एक सोनाली आपने क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन में फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम में आइडियल टाइम निकालता। देखो आइडियल टाइम मतलब होता है कि बेसिकली जब आपके पास में सीपीयू के पास में कोई भी जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होती है तो उस टाइम को हम आइडियल टाइम कंसिडर करते हैं। ये सिंपल सी बात है। जैसे बैंक के हम एग्जाम्पल देते हैं तो बैंक के एग्जाम्पल में हमें ये जो क्वेश्चन है ये परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाता है। बैंक के अंदर जब भी कोई कस्टमर होगा तभी उस कस्टमर काम किया जाएगा। जब बैंक में कोई कस्टमर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो फिर काम किसका करेंगे, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि बैंक के कर्मचारी फ्री रहेंगे, तो वो आइडियल टाइम होता है। इसी टाइप से जब सीपीयू के पास कोई जॉब होगी तभी सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, और जब सीपीयू के पास जॉब नहीं होगी तो कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा। और सीपीयू के पास जॉब होने का मतलब है रेडी क्यू में कोई जॉब होगी तभी हम क्या किसके पास भेजेंगे, रनिंग स्टेट के पास भेजेंगे। जब रेडी क्यू में कोई जॉब नहीं होगी तो फिर हम रनिंग स्टेट में नहीं भेज सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नोट डाउन हो गया, एक क्वेश्चन और सोल्व करें। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसी इसी क्राइटेरिया बेस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, देखो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो सेम ही क्राइटेरिया हमें फॉलो करना है। यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया जो रहेगा वो एग्जीक्यूशन टाइम का रहेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अराइवल टाइम बात कर रहे हैं और साथ में बात करेंगे इसकी बस टाइम बात कर रहे हैं। ठीक, हम कह रहे हैं प्रोसेस हमारे पास पहला प्रोसेस P1 है, फिर प्रोसेस P2 है, फिर प्रोसेस P3 है, फिर प्रोसेस P4 है, फिर प्रोसेस P5 है। ठीक, अराइवल टाइम मान चलो इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है। ठीक, और इसके अगर बेस्ट टाइम बात करें इसका कितना है, जैसे इसका मान चलो इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है,
इसका 2 है, इसका 2 है, ठीक है, इसका 2 है, इसका 2 है। एक बार सेल्फ सोल्व कीजिए, उसके बाद में मैं सोल्व करता हूँ, है ना। सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है, वो सबसे पहले क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, कौन सा? सबसे पहले क्राइटेरिया देखना है बर्स्ट टाइम। देखो, जब तक प्रोसेस आएगा नहीं तब तक तो आप उसको एग्जीक्यूट करवा ही नहीं सकते, ठीक है। प्रोसेस के आने के बाद में, प्रोसेस के रेडी क्यू में आने के बाद में जो क्राइटेरिया बन जाएगा वो किसका बन जाएगा? एग्जीक्यूशन टाइम बन जाएगा। तो एग्जीक्यूशन टाइम जिसका कम होगा उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक। अब मान के चलो किसी दो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सेम होता है, अगर दो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सेम होता है तो फिर आपको उन प्रोसेस के अराइवल टाइम को चेक करना है। किसको चेक करना है? अराइवल टाइम चेक करना है। और मान के चलो दोनों प्रोसेस का अराइवल टाइम भी सेम होते हैं तो फिर आपको प्रोसेस आईडी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? प्रोसेस आईडी चेक करनी है, ठीक है। इस टाइप से आपको सोल्व करना है। जी, आप वही सेम चीज़ निकाला करो, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज बेस्ट टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, दोनों ही आपको मतलब आंसर देना है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है और आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, ठीक है। हो गया? हाँ जी, ठीक है, एक बार मैं सोल्व करता हूँ आपके सामने। देखो, यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो हमारी एल्गोरिथम है, इसके बेस पे हम इस क्वेश्चन को एक बार हम चेक कर लेते हैं। इतना तो मुझे भी नहीं पता, एक बार ठीक है चेक कर लेते हैं। बेसिकली जब मैं सोल्व करूँगा तो उस टाइम पे आप देख लेना कितना आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने रट के थोड़ी लिखा है, मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया उठा के, है ना। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो पहला जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में बात करेंगे कि जो सबसे पहले जो जॉब आएगी उस जॉब को हम बात करेंगे, 0 नंबर पे जो जॉब आ रही है। और देखो 0 नंबर जॉब कौन कौन सी आ रही है? P1 और P2। P1 और P2 दो जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो आपके टाइम 0 पे अवेलेबल हो चुके हैं। अब आपको चेक करना है कौन सा? बर्स्ट टाइम। किसका कम है? P1 का। P1 को एग्जीक्यूट करवाओ। और P1 को एग्जीक्यूट कितने मिनट तक करवाओगे? 3 मिनट तक। देखो 3 मिनट तक एग्जीक्यूट करवाते समय हमारे पास में बाकी जॉब भी अब अवेलेबल हो चुकी है, बाकी प्रोसेस भी हमारे पास में रेडी क्यू में प्रेजेंट हो चुके हैं। अब रेडी क्यू में आपके पास में 1 2 3 4 चार प्रोसेस प्रेजेंट है। कितने प्रोसेस प्रेजेंट है? 4 प्रोसेस प्रेजेंट है। अब इनमें से चारों प्रोसेस में से जो बर्स्ट टाइम है वो कम किसका है? वो है P4 और P5 दोनों कम है। अब जब दो दो प्रोसेस का अगर एग्जीक्यूशन टाइम, दो प्रोसेस का अगर बर्स्ट टाइम सेम हो जाता है तो फिर आपको क्या चेक करना है? उन प्रोसेस का अराइवल टाइम चेक करना है। क्या चेक करना है? अराइवल टाइम। अराइवल टाइम भी सेम हो गया तो फिर क्या चेक करना है? तो फिर उन प्रोसेस की प्रोसेस आईडी चेक करनी है। जिस प्रोसेस की प्रोसेस आईडी पहले होगी उसको पहले एग्जीक्यूट करवा दो। जिस प्रोसेस की प्रोसेस आईडी पहले होगी उसको पहले एग्जीक्यूट करवा दो, ठीक है। तो P4 पहले एग्जीक्यूट करवा दो। और P4 जो एग्जीक्यूशन होगा तो वो कहाँ तक होगा? 5 तक होगा। फिर किसका एग्जीक्यूशन होगा? P5 का होगा। और P5 कहाँ तक होगा? 7 तक होगा। फिर किसका होगा? P2 का होगा। P2 का होगा। और P2 कहाँ तक होगा? 11। और फिर किसका होगा? P3 का होगा। और P3 कहाँ तक होगा? 16। बस इतना से ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया था इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है, हार्डेस्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसमें ये बनती है जिसमें आपका बस टाइम मैच हो जाए, जिसमें आपका अराइवल टाइम मैच हो जाए, ठीक है। उसमें फिर आपको प्रोसेस के आईडी से आपको क्या करना है? उसको सोल्व करना है, ठीक है। कंप्लीशन टाइम बात कर लेते हैं। कंप्लीशन टाइम बात कर लेते हैं। देखो कंप्लीशन टाइम कितना होगा भाई? P1 कंप्लीशन टाइम कितना है? 3। P2 कंप्लीशन टाइम कितना है? 11। P3 कितना है? 16। P4 कितना है? 5। और P5 कितना है? 7, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं टर्न अराउंड टाइम की। टर्न टर्न अराउंड
देखो टर्न अराउंड टाइम मतलब कंप्रेसर टाइम माइनस अराइवल टाइम, कितना हो जाएगा 3, इस कितना हो जाएगा 11, इसका कितना हो जाएगा 14, इस कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं वेटिंग टाइम का। वेटिंग टाइम क्या होता है भाई आपका, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, कितना हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा 7, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा 2। अब एवरेज की बात कर लेते हैं, एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम में आप क्या करना है, इनको जोड़ लीजिए, 6, कितना हो जाएगा 20, 31, 34, 34। तो 34 को आप डिवाइड किससे करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा 6.8। सही बात है, ठीक। एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लीजिए, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लीजिए। एवरेज वेटिंग टाइम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये 7, 16 और 2 18, तो 18 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 3.6। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो एवरेज टर्न अराउंड टाइम 6.8 है और एवरेज वेटिंग टाइम आपका 3.6 है। ठीक, तो आपका शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट जो है वो आपका इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है वो आता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अभी तक हमने जितनी भी एल्गोरिथम के ऊपर हमने डिस्कशन किया है वो सारी की सारी एल्गोरिथम आपकी कैसी थी, नॉन प्रिम्प्टिव मोड में थी। नॉन प्रिम्प्टिव मोड का मतलब ये होता है कि हम एक बार जब किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को सीपीयू के पास भेज देते हैं तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद ही उसे सीपीयू से हटाएंगे। ठीक है, उसके ओवरऑल एग्जीक्यूशन के बाद ही उसे सीपीयू से हटाएंगे। इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर हम नॉन प्रिमिशन मोड की बात कर रहे थे। ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है ये नॉन प्रिमिशन मोड की एल्गोरिथम है। नेक्स्ट जो एल्गोरिथम आ रही है वो आ रही है प्रिमिशन मोड की एल्गोरिथम। ठीक, तो उस ना ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम जो थर्ड एल्गोरिथम है जिसको हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहते हैं, शॉर्टेस्ट, यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास में थर्ड नंबर जो एल्गोरिथम है वो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। देखो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की अगर बात करें तो ये बेसिकली एल्गोरिथम है ना, ये आपके शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रिमिटिव वर्जन है। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रिमिटिव वर्जन है। ये आपके शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का क्या है, प्रिमिटिव वर्जन है। ठीक है, इसमें आपको काम इतना सा करना है, इसमें आपको जो बेसिकली जो यहाँ पे वर्क करना है, एक पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हो आपको काम करना है कि अब आपको यहाँ पे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते समय आप प्रोसेस को बीच में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में प्रोसेस को बीच में ब्रेक कर सकते हो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे बात करें तो प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है, प्रोसेस P4 है। देखो इसका अराइवल टाइम कितना है 0 है, इसका अराइवल टाइम 1 है, इसका अराइवल टाइम 2 है, इसका अराइवल टाइम 3 है। इसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, इसका बर्स्ट टाइम 5 है मान चलो, है ना। इसका कितना है, इसका 2 है। ठीक, इसका मान चलो ऐसे मान लो, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 2 है। ठीक है, ऐसे मान लो। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के अंदर आपको जो आप जब इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के अंदर जब किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने की बात करते हो तो देखो जैसे कि मान के चलो हमारे पास में रेडी क्यू में, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान चलो हमारे पास में यहाँ पे जो रेडी क्यू है उस रेडी क्यू में मान के चलो एक से ज़्यादा प्रोसेस हमारे प्रेजेंट हो चुके हैं। ठीक, रेडी क्यू मान चलो हमारे पास में फिलहाल मान चलो हमारे पास में एक प्रोसेस है P1, वो रेडी क्यू में प्रेजेंट है। इस P1 प्रोसेस को हमने क्या भेज दिया, रनिंग स्टेट में भेज दिया। अब जब ये P1 प्रोसेस रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसी ड्यूरेशन मान चलो एक कोई नया प्रोसेस यहाँ पे आ गया P2, नया प्रोसेस क्या आ गया P2। अगर यहाँ पे हमारे पास में P2 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम बर्स्ट टाइम अगर P1 से कम है तो फिर P1 को हमें क्या करना है, वापस हमें रेडी क्यू में लेके आ जाना है और P2 को हमें क्या करना है, P2 को हमें एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ भेज देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है
कि आपको क्या करना है, आपको हर एक यूनिट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद में, हर एक यूनिट एग्जीक्यूट करवाने के बाद में आपको चेक ये करना है कि और दूसरी जॉब का बर्स्ट टाइम तो कम नहीं है। कैसे चेक करना है, एक बार सोल्व करता हूँ, आप समझो इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप सोल्व करना। देखो जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि सीपीयू जो है वो आपके टाइम जीरो पे आपके रेडी है जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, टाइम जीरो पे आपके पास रेडी है जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, और टाइम जीरो पे हमारे पास सिर्फ एक ही जॉब आती है, कौन सी, P1। एक जॉब आती है कौन सी, P1। अब देखो पॉइंट आता है कि टाइम जीरो पे जब P1 जॉब आपके पास में प्रेजेंट होती है, तो P1 जॉब का जो हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के बाद में हम इसको एक साथ कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे, इसको सिर्फ एक यूनिट चलाएंगे। कितने यूनिट चलाएंगे, एक यूनिट। एक यूनिट चलाने के बाद में इसको और भी 4 यूनिट टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन इसको एक यूनिट चलाने के बाद में हम ये चेक करेंगे क्या कोई नया प्रोसेस तो नहीं आ गया जिसका बर्स्ट टाइम इससे भी कम हो। तो हमने बात की टाइम वन पे, टाइम वन पे बात की। टाइम वन पे हमने देखा कि एक नया प्रोसेस आ चुका है। नया प्रोसेस कौन सा आ चुका है, P2 आ चुका है। और P2 जो है ना उसका एग्जीक्यूशन टाइम 3 है, P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 4 है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम P1 को कंटिन्यू ना करके हम फिर किसको एग्जीक्यूट स्टार्ट कर देंगे, हम P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। किसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे, P2। अब जब हम P2 को एक यूनिट चलाते हैं, P2 को एक यूनिट चलाते हैं, तो फिर वापस से हम ये चेक करते हैं कि क्या कोई नया प्रोसेस तो नहीं आ गया। नया प्रोसेस आ गया, उस नए प्रोसेस के एग्जीक्यूशन टाइम को देखते हैं। नया प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 1 है। तो अब देखो P1 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, अब हमारे पास में 3 प्रोसेस प्रेजेंट है, एक तो P1, एक P2, एक P3। P1 का कितना है 4, P2 कितना है 2, P3 कितना है 1। अब सबसे कम एग्जीक्यूशन टाइम किसका है, P3। तो P3 को एग्जीक्यूट करो, देखो टाइम 2 की बात कर रहा हूँ मैं, P3 को एग्जीक्यूशन करो। और P3 जो हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो P3 को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सिर्फ एक यूनिट चाहिए। ये तो यूनिट चाहिए, एक यूनिट चाहिए। तो टाइम 3 पर P3 आपका कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, इसको एक यूनिट चाहिए। लेकिन टाइम 3 पे हमारे पास में एक नया प्रोसेस कौन सा आ गया, कौन सा आ गया, P4। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में 3 प्रोसेस प्रेजेंट है, P3 को हमने कंप्लीट कर दिया, P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास में 3 प्रोसेस प्रेजेंट है, कौन कौन से, देखो एक तो हमारे पास P1 है, एक तो हमारे पास कौन सा है, P1 है, एक हमारे पास P2 है, एक हमारे पास P4 है। अब हमें इन तीनों प्रोसेस के हमें किसको देखना है, हमें तीनों प्रोसेस के बर्स्ट टाइम को चेक करना है। ठीक, अब इन तीनों प्रोसेस बर्स्ट टाइम किसका कम है, देखो P2 और P4 का इक्वल है। अगर P2 और P4 दोनों का इक्वल है तो फिर हम किसको चेक करेंगे, अराइवल टाइम। तो अब अराइवल टाइम किसका कम है, P2 कम है। तो देखो ना P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक बार जब सारे प्रोसेस आ जाते हैं ना, उसके बाद में अगर आप एक एक यूनिट चलाओगे, अगर आप एक एक यूनिट चलाओगे तब भी फिर आपका सेम आंसर आएगा, या फिर आप सारा एक साथ चला दो तब भी सेम आंसर आएगा। क्यों, एक बार जब सारे प्रोसेस प्रेजेंट हो चुके हैं उसके बाद में जिसका कम बर्स्ट टाइम उसका कम ही रहेगा। फिर जैसे इसको एक यूनिट चलाया तो एक यूनिट बचा, तो अब भी तो इसका कम टाइम है, तो इसको वापस चलाना पड़ेगा, इसको वापस चलाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, अच्छा उसके बाद कौन बचा, P1 और P4। अब देखो वापस से हम किस चलाएंगे, P4 को चलाएंगे। एक यूनिट चलाओगे जब भी वही बात है, एक एक यूनिट चलाओगे तब भी वही बात है, एक साथ चलाओगे तब भी वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे एक साथ चला दो चाहे एक एक यूनिट चला दो, क्योंकि कम तो है, एक बार अगर सारे प्रोसेस प्रेजेंट हो चुके रेडी क्यू में फिर तो कम ही रहने वाला है। उसके बाद किस चलाएंगे, P1 को। अब देखो P1 को चाहे एक एक यूनिट चला दो चाहे एक साथ चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक यूनिट चलाओगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3। अब एक ही प्रोसेस है तो हमें एक ही प्रोसेस चलाना है, फिर कितना हो जाएगा, 2। फिर वापस चलाओ, फिर कितना हो जाएगा, 1। फिर वापस चलाओ, कितना हो जाएगा, 0। सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, सभी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कंप्लीशन टाइम बात करें। तो कंप्लीशन टाइम बात करेंगे, सबसे पहले P1 कंप्लीशन टाइम कितना है भाई, 11 है। P2 कंप्लीशन टाइम कितना है, 5 है। P3 कंप्लीशन टाइम कितना है, 3। और P4 कंप्लीशन टाइम कितना है, 7। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे किसकी, टर्न अराउंड टाइम की बात करें, टर्न अराउंड टाइम। देखो टर्न अराउंड टाइम में बात करेंगे इसकी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम 11 है, अराइवल टाइम 0 है, तो इसका कितना इसका 11, इसका कितना 4, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 4। सही है। देखो उसके बाद बात करेंगे वेटिंग टाइम की, वेटिंग टाइम निकालें। देखो वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बेस्ट टाइम। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इनकी एवरेज निकाल लीजिए,
एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, 9 और 11, 20। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 4, 5 हो जाएगा। ठीक, इसका कितना हो जाएगा, 6 और 7 और 2, 9। एवरेज वेटिंग टाइम 9 डिवाइड बाई कितना, 4, कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 2.2, तो 2.25। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ले लेंगे निश्चिंत को, और क्वेश्चन ले लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। हो गया, नोट डाउन हो गया। सॉर्टेड जॉब फर्स्ट का प्रिमिटिव वर्जन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जॉब को प्रिम्प्ट कर सकते हैं, जॉब को हम बीच में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और हम दूसरी जॉब को एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, उसके बाद मैं उसको सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। ये नोट डाउन नहीं हुआ। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सेम क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम बात करें किसकी, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम की सहायता से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो ना, कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चंस में जो मिलेगा ना, वो इस टाइप मिलेगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का प्रिमिटिव वर्जन, तो वो एक ही बात है ना, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का प्रिमिटिव वर्जन ही आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का प्रिमिटिव वर्जन है आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता है। प्रोसेस की नंबर दे रहा हूँ मैं आपके, अराइवल टाइम दे रहा हूँ आपको, साथ में क्या दे रहा हूँ, बस टाइम दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ बात कर रहे थे प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, P3 है, P4 है, P5 है। इसका रोल टाइम 0 है, 0 है, 1 है, 2 है, 2 है। ठीक, इसका एग्जीक्यूशन टाइम मान के चलो 1 है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम मान चलो 3 है, इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 2 है। ठीक, एक बार सोल्व कीजिए, एक बार आपको सेल्फ सोल्व करना है।
जी। हो गया सो। जी बिल्कुल, एग्जीक्यूशन टाइम का ही क्राइटेरिया होता है। एग्जीक्यूशन टाइम जिसका सबसे कम होता है उसी के बेस पे ये सोल्व होता है। एग्जीक्यूशन टाइम अगर मैच होता है तो फिर आपको अराइवल टाइम पे चेक करना है, अराइवल टाइम मैच होता है तो प्रोसेस आईडी चेक करनी है। सोल्व हुआ। जब सारे प्रोसेस आ जाए तो कंप्लीट चला दो। सारे आ जाए, सारे आने से पहले मत चलाना। जब सारे प्रोसेस रेडी क्यों आ जाए तो फिर कंप्लीट चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया सोल्व। ठीक है, मैं बट ओके। चलो मैं सोल्व करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे जो सीपीयू है हमारा टाइम जीरो पे रेडी हो जाता है जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो सीपीयू है वो टाइम जीरो पे क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, टाइम जीरो है ये। इस टाइम पे आपका सीपीयू रेडी हो चुका है। अब देखो, टाइम जीरो पे आपके पास में दो जॉब प्रेजेंट है। टाइम जीरो पे दो जॉब प्रेजेंट है, कौन सी? P1 और P2। ठीक है, दो जॉब आपके टाइम जीरो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम किसको एग्जीक्यूट करवाएंगे? P1 को। क्यों? क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन टाइम कम है। P1 को एग्जीक्यूट करवाएंगे और P1 को एक यूनिट ही चाहिए और P1 एक यूनिट में क्या होता है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है। सही बात है। अब उसके बाद में अगर टाइम वन की बात करें तो टाइम वन पे हमारे पास में एक नया प्रोसेस और आ चुका है। कौन सा? P3। ना अभी फिलहाल हमारे पास में टाइम वन पे हमारे पास में दो प्रोसेस प्रेजेंट है, P2 और P3। अब P2 और P3 जो दो 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 जो हमारे पास प्रोसेस प्रेजेंट है, इसमें अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम और बर्स्ट टाइम को चेक करें तो कम किसका है? P3 का। तो किसको एग्जीक्यूट करवाओ? ना P3 को एग्जीक्यूट अगर हम करवाते हैं तो सिर्फ एक यूनिट करवाते हैं, एक यूनिट करवाते हैं। अब जब इसको एक यूनिट एग्जीक्यूट करवाएंगे तो टाइम कितना आ चुका? टू आ चुका। टाइम टू। अब टाइम टू पे हमारे पास ये बाकी प्रोसेस भी प्रेजेंट हो चुके हैं। अब हमारे पास में सारे प्रोसेस प्रेजेंट हो चुके हैं। अब सारे प्रोसेस प्रेजेंट होने के बाद में अब आप चेक कर लो कि हमारे पास ब्रश टाइम कम किसका है। उसके बाद आप क्या करो, इसको इसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसे इसको सोल्व कर लो, एक ही बात है। फिर इसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसे सोल्व कर लो। अब आप P3 को दोबारा से एग्जीक्यूट करवाओगे क्योंकि इसी का ब्रश टाइम सबसे कम है। P3 कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी। ठीक। फिर आपके पास कौन बचा? P2, P4 और P5। कम किसका है? P5 का। P एक बार में एग्जीक्यूट करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बार में एग्जीक्यूट करवा दो क्योंकि एक बार जब सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं तो जिसका बस टाइम कम है उसका कम ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद किसको करवाना है? P2 करवाना है। P2 कब तक चलेगा? 8 तक चलेगा। और फिर किस करवाना है? P4 करवाना है। और P4 कब तक चलेगा? कहाँ तक चलेगा? 13 तक। ठीक है। तो आपके सभी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करवाने में आपको जो लास्ट टाइम होगा 13 तक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद कंप्लीशन टाइम देख लीजिए। कंप्लीशन टाइम देखो, कंप्लीशन टाइम कितना होगा भाई? P1 कंप्लीशन टाइम कितना है? 1 है। P2 कितना है? 8। P3 कितना है? 3। P4 कितना है? 13। P5 कितना है? 5। ठीक है। उसके बाद टर्न अराउंड। अब देखो टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, इसका कितना हो जाएगा? 1। इस कितना हो जाएगा? 8। इस कितना हो जाएगा? 2। इस कितना हो जाएगा? 11। इस कितना हो जाएगा? 3। ठीक। उसके बाद क्या? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकाल लीजिए। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इसका कितना हो जाएगा? 0। इस कितना हो जाएगा? 5। इस कितना हो जाएगा? 0। इस कितना हो जाएगा? 6। इस कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, उसके बाद एवरेज निकाल लीजिए ना। एवरेज, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लीजिए भाई यहाँ पे ना। देखो ये कितना हो जाएगा? 14, 16 और 16 और 8 24 और 25। ठीक। और यहाँ पे अगर इसके एवरेज की बात करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका 5 आ जाएगा। एवरेज वेटिंग टाइम बात करेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा आपका? देखो 6 और 1 7, 7 और 5 12। अब कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 5।
कितना 2.4, 2. ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आंसर जो आ रहा है, देखो यहाँ पे बेसिकली करना क्या होता है, आपको आपको ये करना होता है कि जो पर्टिकुलर जॉब का जो बर्स्ट टाइम है उसके बेस पे यहाँ पे जॉब को एग्जीक्यूट करवानी होती है। ठीक। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो पर्टिकुलर जॉब है उस जॉब का अराइवल टाइम्स के बेस पे हम जॉब को देखेंगे, वो जॉब आपके रेडी क्यू में आ चुके नहीं आ चुके। देखो टाइम जीरो पे आपका सीपीयू रेडी हो चुका है। टाइम जीरो पे आपके पास दो जॉब आपके पास सीपीयू दो जॉब आपके पास रेडी क्यू में प्रेजेंट हो चुकी है। दो जो जॉब है ये रेडी क्यू में प्रेजेंट है। अब इन दो जॉब में से हमें एग्जीक्यूट किसको करवाना होगा, जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा। किसका कम है भाई, P1 का कम है। P1 का एग्जीक्यूशन हमने स्टार्ट करवाया और P1 को 1 यूनिट चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी हो गया। अब टाइम जो 1 है, टाइम 1 पे हमारे पास में एक नई जॉब और आ गई। अब हमारे पास दो जॉब प्रेजेंट होगी, कौन सी, P2 और P3। अब इन दो जॉब की हम एग्जीक्यूशन टाइम, जो दो जॉब की हम बर्स्ट टाइम को मैच करेंगे। कम किसका है, P3 का। P3 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, 1 यूनिट चलाया। 1 यूनिट चलाने के बाद में नए नए नया जो टाइम है, टाइम 2, उस पर दो जॉब और आ गई। अब अगर सारी जॉब कंप्लीट एक बार आ जाती है, जब एक बार सभी जॉब आपके रेडी क्यू में आ जाती है, उसके बाद में फिर आप इस क्वेश्चंस को शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह सोल्व कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एक बार जब सारी की सारी जॉब आपके रेडी क्यू में आ चुकी है, उसके बाद जिसका टाइम कम होगा उसका टाइम कम ही रहेगा। जैसे सिंपल सी बात है, मान चलो बैंक के अंदर 4 कस्टमर एक साथ पहुंच चुके हैं और हमें उस पर्टिकुलर कस्टमर्स का काम सबसे पहले करके देना है जिसका काम करने में लगने वाला समय सबसे कम है। तो जिस कस्टमर का काम करने में लगने वाला समय सबसे कम है, उसके काम को हमें सबसे पहले करके देना है। 4 कस्टमर है और चारों बैंक के अंदर प्रेजेंट हो चुके हैं, तो फिर आपको क्या करना है, उनमें से चारों कस्टमर्स में उस कस्टमर को डिसाइड करना है, उस कस्टमर को बुलाना है जिसका टाइम कम है, उसका काम कंप्लीट करके उसको बाहर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान के चलो बैंक के अंदर 2 कस्टमर अभी प्रेजेंट है, उनको काम करवाने में मान के चलो 10-10 मिनट का समय लग रहा है और 2 कस्टमर बैंक के बाहर है। अब जब एक कस्टमर का काम स्टार्ट हुआ और जब उस कस्टमर का काम 2 मिनट तक कंप्लीट हो चुका, मतलब 2 मिनट उसके काम को हमने कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद क्या हुआ, 2 मिनट बाद में दो नए कस्टमर आ गए, उनके काम को करने में सिर्फ 1-1 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस कस्टमर को हम क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, भाई तू साइड खड़ा हो जा, और जिनका काम को करने में कम समय लगेगा उनके काम को पहले कर देंगे। बस इसी क्राइटेरिया बेस पे एल्गोरिथम काम करती है। एक क्वेश्चन और करो या आगे चलो, नीड वन मोर। ठीक। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। ठीक। प्रोसेस का नंबर ले लीजिए, अराइवल टाइम ले लीजिए और साथ में क्या ले लीजिए, फर्स्ट टाइम ले लीजिए। ठीक। प्रोसेस नंबर है P1, P2, P3, P4, P5, 5, 9, 2, 0, 4, 2, 1, 2, 3, 2। इसको सोल्व करो। एक बार सेल्फ आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं सोल्व करवाता हूँ। है ना, जब आपके पास में कोई भी जो अगर रेडी क्यू में नहीं है तो उस टाइम पे आइडल टाइम हो जाएगा।
करूँ? हो गया सोल्व आपका? ठीक है, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। देखो, चेक कीजिए एक बार। यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको सीपीयू जो है आपका टाइम जीरो पे रेडी हो जाएगा जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। सीपीयू जो है वो टाइम जीरो पे जॉब को एग्जीक्यूट करवाने रेडी हो चुका है। ये टाइम जीरो है, सीपीयू रेडी हो चुका है जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अब टाइम जीरो पे सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया? P4 आया था ना टाइम जीरो पे। वे उल्टा सीधा टाइम लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अराइवल टाइम आपका ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले कौन आया? P4 आया। अब देखना P4 जो प्रोसेस है उसको सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट चलाना है। 1 यूनिट चलाना है। टाइम 1 पे क्या कोई प्रोसेस आया क्या? क्या टाइम 1 पे कोई नया प्रोसेस आया क्या? नहीं आया। टाइम 1 पे अगर कोई नया प्रोसेस नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपको P4 को ही कंटिन्यू चलाना है। P4 कंटिन्यू चलाना है। इसका टाइम यूनिट कितना बचा? 1 बचा। अब टाइम 2 था ना, टाइम 2 पे नया प्रोसेस कौन आ गया? P3 आ गया। और देखो P3 को 2 यूनिट चाहिए, P4 को 1 यूनिट चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? P4 को ही कंटिन्यू चला देंगे और P4 का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। P4 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब टाइम कितना? टाइम 3। टाइम 3 पे कोई प्रोसेस आएगा? ये एक प्रोसेस टाइम 2 पे आ गया था, ठीक है, ये आ गया था। अब किसको चलाना है? P3 को चलाना है। किस चलाना है? P3 को। अब देखो P3 को जो हम चला रहे हैं तो हमें इसको 1 यूनिट चलाना है। अब 1 यूनिट चला, टाइम कितना आ गया? 4। अब इस टाइम पे एक नया प्रोसेस कौन आ गया? P5। लेकिन अभी P3 और P5 बात करें तो P3 का जो बर्स्ट टाइम वो कम है, तो P3 को ही कंप्लीट एग्जीक्यूट कर लीजिए और यहाँ पे एग्जीक्यूशन कितना हो जाएगा? 5। P3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके 5 टाइम है, 5 टाइम पे अब नया प्रोसेस कौन आ गया? कौन सा? P1। अब देखो P1 और P5 आपके पास मौजूद है। P1 और P5 जो आपके पास दो जो प्रोसेस मौजूद है उन दोनों का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 2 यूनिट। एग्जीक्यूट पहले किसको करवाएं? अराइवल टाइम किसका है? P5 का। तो P5 को एग्जीक्यूट करो और P5 जो एग्जीक्यूट करवाएंगे तो यहाँ पे इस P5 के एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होगा? क्या चलेगा? सबसे पहले P5 को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। तो देखो अब इसका एग्जीक्यूशन अगर आप एक एक यूनिट कराओगे तो भी इसी को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, और सारे एक साथ कराओगे तो भी इसी को करवाना पड़ेगा। 1 यूनिट किया, फिर वापस से P5 करवा दो। ये कितना होगा? 0। ये कंप्लीट हो गया। फिर अब कौन है? कौन सा है? P1 है। P1 है। अब देखो P1 को एक साथ 2 यूनिट चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 8 पे भी नया प्रोसेस नहीं आएगा। ठीक, तो इसको एक साथ क्या कर दो? 2 यूनिट चला दो। कहाँ तक चला दिया? 9 तक। 9 पे एक नया प्रोसेस है, ये कंप्लीट होगा। 9 पे एक नया प्रोसेस है, कौन सा है? P2। और कब तक चलेगा? 1 तक, 10 तक। पता ना यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम में अगर इसी एल्गोरिथम का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से सोल्व करोगे ना, सेम आंसर आएगा। इस एल्गोरिथम को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से सोल्व करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, इस एल्गोरिथम का। तो इसके बेस पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है गेट में। तो कंप्लीट टाइम देखो, कंप्लीट टाइम कितना हो भाई? P1 कितना है? 9। P2 कितना है? 10। P3 कितना है? 5। P4 कितना है? 3। और P5 कितना है? 7। ठीक, फिर उसके बाद में टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न द कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना हो जाएगा? 4। यहाँ कितना हो जाएगा? 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद वेटिंग टाइम। देखो वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बेस्ट टाइम कितना हो जाएगा? 2। यहाँ कितना हो जाएगा? 0। यहाँ कितना हो जाएगा? 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब इसमें एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज टर्न अराउंड, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा भाई? देखो 3, 9, 10 और 4, 14। 14 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 2.8। सही बात है। इस कितना हो जाएगा? 4। एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टाइम कितना हो जाएगा? 4। 4 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 0.8। ठीक है, 0.8। P2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम। देखो ये आया ही नहीं ना, आया है 9 पे। ये बैंक में 10:09 पे आया। उससे पहले जो कस्टमर आए उनका काम तो करेंगे ना भाई। सीधी सी बात है, ये अराइवल टाइम है। इस अराइवल टाइम मतलब है कि जब जब प्रोसेस आपके रेडी क्यू में आता है। जब तक प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आता तब तक उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट हम करवाएंगे कैसे? वो रेडी क्यू में ही नहीं भाई। अराइवल टाइम के बिना तो हम उसका डिसीजन कैसे लेंगे?
अभी वो रेडी क्यू में नहीं आया। जब तक प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आता तब तक आप ये डिसाइड कर ही नहीं पाओगे कि हमें उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना नहीं करवाना। रेडी क्यू में आने के बाद हम डिसीजन लेंगे प्रोसेस का। तो रेडी क्यू में आने के बाद ही प्रोसेस का डिसीजन लिया जाता है। चलो एक काम करो, कुछ क्वेश्चन हम है ना उसके सोल्व कर लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जिससे आपको और कंफर्म होगा। आपको ये दिक्कत आ रही है तो प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करो। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करो। दिख रहा है ना, कंसिडर द फॉलोइंग सीपीयू प्रोसेस विद अराइवल टाइम एंड लेंथ ऑफ द सीपीयू बर्स्ट एज ए गिवन बिलो, है ना। यहाँ पे प्रोसेस का देखो, प्रोसेस दे रखा P1 P2 P3 P4, अराइवल टाइम दे रखा, बर्स्ट टाइम दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको दे रखी है। इफ द प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, है ना, साफ साफ लिखा है, प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज टू शेड्यूल द प्रोसेस देन द एवरेज वेटिंग टाइम अक्रॉस ऑल प्रोसेस इज। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है आपको। प्रोसेस देखो, आपको प्रोसेस दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। प्रोसेस दे रखा है कौन सा, P1 P2 P3 और P4। साथ में क्या देखा है, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम दे रखा है। और अराइवल टाइम आप क्या दे रखा है यहाँ पे, 0 3 5 और 6, ठीक। और साथ में क्या दे रखा है आपको, बस टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, 7 3 5 और 2, ठीक। उधर ना क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रिमिटिव 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 शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रिमिटिव वर्जन है, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रिमिटिव वर्जन है, तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट हो जाएगा, है ना। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रिमिटिव वर्जन है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जो आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे सोल्व करना है। ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट को भी साथ साथ आंसर देना है, और आपको यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज राइट आंसर, 3, ओके 3 मतलब ए। सोल्व हुआ, ठीक है। आंसर सबका आ रहा है, कितना आ रहा है, ए, ओके, ठीक है। देख लीजिए, देखो यहाँ पे हमारे पास सीपीयू रेडी हो जाता है टाइम 0 पे एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो मैं अब बात कर रहे हैं कि हमारा जो सीपीयू है वो टाइम 0 पे एग्जीक्यूट के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। टाइम 0 कौन सा प्रोसेस है भाई, P1 प्रोसेस है। P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। अब देखो P1 प्रोसेस जब हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, तो P1 प्रोसेस के बाद अगला जो प्रोसेस है वो टाइम 3 पे आ रहा है, तो इसको एटलीस्ट आप 3 यूनिट तो चला दो, इसको एटलीस्ट 3 यूनिट चला दो। 3 यूनिट अगर आप चला दोगे उसको, तो उसके बाद में एक नया प्रोसेस आया टाइम 3 पे। टाइम 3 पे जो नया प्रोसेस आया, तो हमारे पास में अब 2 प्रोसेस प्रेजेंट हो गए,
कितने प्रोसेस प्रेजेंट हो गए? 2 प्रोसेस, एक तो P1 एक P2। जो P1 प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट होने को कितना टाइम चाहिए? 4 यूनिट। P2 कितना टाइम चाहिए? 3 यूनिट। पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे? P2 को। P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब देखो P2 को जो हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो P2 एग्जीक्यूट करने के लिए हम कहते हैं भाई सबसे मान एक एक यूनिट कर लिया, एक यूनिट किया, तो कितना टाइम हो गया? 4। अब भी हमारे पास में 2 ही प्रोसेस हैं, तो किसको वापस एग्जीक्यूट करोगे? P2 को ही। फिर एक यूनिट कर लो इसको, एक यूनिट कर कितना आ गया? 1। अब भी हमारे, अब देखो टाइम 5 पे एक नया प्रोसेस भी आ गया, कौन? P3, लेकिन इसका टाइम तो बहुत ज़्यादा है, तो हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे? P2 को ही, 6 तक। अब P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो P2 को भेज दो। अब 6 पे एक नया प्रोसेस और आ गया। अब हमारे पास 3 प्रोसेस प्रेजेंट है, P1 P3 P4। अब इसका एग्जीक्यूशन टाइम 4 चाहिए, इसका 5 चाहिए, इसका 2 चाहिए, तो किसको एग्जीक्यूट करो? P4 को। और P4 को अब एक साथ एग्जीक्यूट कर दो, अब अलग अलग मत करो, एक साथ कर दो क्योंकि सारे प्रोसेस प्रेजेंट हो चुके हैं। फिर किसके किसको करो? P1 करो। और P1 को टाइम कितना चाहिए? 4 यूनिट, मतलब कहाँ तक करो? 12 तक। P1 को कंप्लीट कर दो। फिर किसको करो? P3 को। और कहाँ तक करोगे? 17 तक, ठीक है। 17 तक करोगे, ठीक। उसके बाद इसका क्या निकालना है? कंप्लीशन टाइम निकालना है, ठीक। कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा इसका? देखो P1 कितना हो जाएगा? 12। P2 कितना हो जाएगा? 6। P3 कितना हो जाएगा? 17। और P4 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। उसके बाद में निकालो टर्न अराउंड टाइम, क्योंकि वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना जरूरी है। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना हो जाएगा? 12। इस कितना हो जाएगा? 3। इस कितना हो जाएगा? 12। इसका कितना हो जाएगा? 2। फिर निकालो वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 0। इस कितना हो जाएगा? 7। इस कितना हो जाएगा? 0। ठीक, अब एवरेज की बात कर लो। अब एवरेज निकाल लो। एवरेज आपको सिर्फ वेटिंग टाइम निकालना है। क्या निकालना है? वेटिंग टाइम एवरेज निकालना है। इसको कर लीजिए, 7 और 5 12। 12 में किसका भाग दोगे? कितना आ जाएंगे? राइट आंसर क्या होगा? ए। सही बात है, ठीक। ए इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब कि एग्जाम वाला क्वेश्चन है, तो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो आप सोल्व कर रहे हो उसी टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप इजी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। एक क्वेश्चन और, कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेस दैट नीड टू शेड्यूल ऑन ए सिंगल सीपीयू ऑल द टाइम आर गिवन इन मिलीसेकंड यूजिंग द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। द एवरेज प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम इज। इस बार आपको एवरेज प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम निकालना है। और एवरेज प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए इस बार आपको जो एल्गोरिथम फॉलो करनी है वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आपको साफ साफ यहाँ पे क्या कर रखा है? बोल रखा है, साफ साफ यहाँ पे आपको बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको फास्ट देना है। थोड़ा फास्ट करो, एक एल्गोरिथम और पढ़ेंगे अभी, है ना, राउंड रॉबिन भी पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए स्क्रीन शेयर की जा रही है, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ना। अभी पीछे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना सॉल्व? हो गया सॉल्व, आ गया आंसर कितना है?
हाँ जी, कितना? 7.2 ए मतलब है। ठीक है। एनीथिंग एल्स? 7.2 हो गया। चलो एक बार मैं सोल्व कर देता हूँ फिर आपका। देखो, एक बार चेक कर लीजिए अपना आंसर। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस के नंबर की, बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस नंबर यहाँ पे आप देखो, ए बी सी डी दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। प्रोसेस का नाम आपको ए बी सी डी मिले, आपको एक्स वाई जेड मिले, आपको कुछ भी मिले, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी डी ई दे रखा है आपको। आपको अराइवल टाइम दे रखा है आपको। और अराइवल टाइम क्या दे रखा है आपको? 0, 3, 5, 7 और 10 दे रखा है। ये आपको अराइवल टाइम दे रखा है। और साथ में आपको एग्जीक्यूशन टाइम दे रखा है। इस बार आपको बस टाइम ना लिख के आपको एग्जीक्यूशन टाइम लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब हम जानते हैं ऑलरेडी। 4, 6 और 3। ठीक है। अब देखो, सीपीयू जो है वो हमारा टाइम 0 पे रेडी हो जाता है जॉब को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, तो हम टाइम 0 पे सीपीयू रेडी कर देंगे। सीपीयू हमारा रेडी हो चुका है टाइम 0 पे जॉब को एग्जीक्यूट करना। टाइम 0 पे कोई जॉब आई है क्या? बिल्कुल आई है। कौन जॉब आई है? ए, है ना। ए आपके टाइम 0 पे आ चुका है। देखो, ए टाइम 0 पे आया और उसके बाद में टाइम 3 तक कोई नहीं आया, तो ए को एटलीस्ट ना 3 यूनिट तो चला दो। ए को कब तक चला दो? 3 तक चला दो। अब टाइम 3 पे एक नया प्रोसेस आ गया, बी। अब देखो, टाइम 3 पे जो नया प्रोसेस बी आया है, अब हमारे पास में दो प्रोसेस मौजूद है, ए और बी। अब ए और बी का जो अगर हम एग्जीक्यूशन टाइम बात करें, एग्जीक्यूशन टाइम ए का 3 है, बी का 2 है। कम किसका है? बी का है। अब देखो, कम किसका है? बी का है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो कि जो बी का जो एग्जीक्यूशन टाइम है ना 2 है, वो सबसे कम है। तो एक काम करो, इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करवा दो, इसको पूरा एक साथ एग्जीक्यूट करवा दो 5 तक। इसको तो हटा दो, बाहर करो। इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा, इसको बाहर कर दो। ठीक। अब टाइम 5 पे हमारे पास में एक प्रोसेस और आ गया। कौन? सी। कौन आ गया? सी आ गया। टाइम 5 पे जो सी आया उसमें हमारे पास में अभी ए और सी दो प्रोसेस प्रेजेंट है। ए और सी दो प्रोसेस प्रेजेंट है। अब देखो, ए का जो एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 3 है। सी का कितना है? 4। किसको एग्जीक्यूट करवाएं? एक को एग्जीक्यूट करवाएं। एक को एग्जीक्यूट करवाएं। अब देखो, एक को एग्जीक्यूट करवाएं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो कि एक को अगर आप एक यूनिट भी एग्जीक्यूट करवा दो तो सबसे छोटा बन जाता है। तो इसको एक काम करो, इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करवा दो। इसको कंप्लीट एक साथ एग्जीक्यूट करवा दो। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसका ही सबसे पहले नंबर रहेगा छोटे में। टाइम 8 तक अब हमारे पास में एक प्रोसेस और आ गया। अब हमारे पास कौन कौन प्रोसेस प्रेजेंट है? सी और डी। इसको 4 चाहिए, इसको 6 चाहिए। किसको एग्जीक्यूट करवाऊं? किसको? सी को। या सी को एक साथ करवा दो क्या? करवा सकता हूँ ना एक साथ। देखो, एक एक करवाओगे, एक एक करवाओगे, देख लो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक करवाओगे 3 यूनिट बचेगा, कितना आ जाएगा? 9 पे। अब भी आपको वापस किसको करवाना पड़ेगा? सी को ही। सी को ही करवाना पड़ेगा। तो सी को आप एक काम करो, पूरा ही करवा दो, पूरा एग्जीक्यूट करवा दो। तो कब 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 तक हो जाएगा? 12 तक। अब हमारे पास में डी और ई बच गए। कौन बच गए? डी और ई। अब डी और ई में से छोटा कौन है? ई। ई को एग्जीक्यूट करवाओ। और ई को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे कहाँ तक करवाएंगे? 15 तक। इसका काम भी कंप्लीट करो। और फिर किस करो? डी को। और डी को कहाँ तक करवाएंगे? 21 तक। इसको कंप्लीट करो। कंप्लीट टाइम देखो, कंप्लीट टाइम देखो। एक का कंप्लीट टाइम कितना है भाई? 11, 8, 8। बी का कितना है? 5। सी का कितना है? 12। डी का कितना है? 21। और उसके बाद में ई का कितना है? ई का 15, 15 है ना। ठीक है। फिर हम बात करेंगे टर्न अराउंड टाइम की। देखो, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 5। एवरेज निकालने क्या करोगे? एवरेज निकालने क्या करोगे? एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या करना है आपको? देखो, 10, 17, 17 और उसके बाद में 5। 75 कितना? 22। 22 और 14, 36। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 36 डिवाइड बाई कितना? 5। कितना हो जाएगा? 7.2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है। तो ये आपके क्या है? ये आपका पी वाई क्यू है, मतलब किसी एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे पुट किया है।
ठीक है, सोल्व। नेक्स्ट एल्गोरिथम मूव ऑन करें। ठीक है, अगली जो एल्गोरिथम आती है वो आती है राउंड रॉबिन। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, राउंड रॉबिन बात करते हैं। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, छोटा सा पॉइंट समझना राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। देखो, हमारे पास में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम करते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर समझ लीजिए, उसके बाद में इस एल्गोरिथम के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने जिस कॉन्सेप्ट की बात की थी उस कॉन्सेप्ट बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम किसके पास भेज रहे थे, रनिंग स्टेट पास भेज रहे थे। उस पर हम क्या कर रहे थे, प्रिंट जरूर कर रहे थे। अब हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, और कॉन्सेप्ट ये कि हम प्रोसेस को हम क्या करेंगे, हम टाइम स्लाइस मोड पे एग्जीक्यूट करवाएंगे। मतलब टाइम शेयरिंग मोड में प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करवाया जाता है। और जब टाइम शेयरिंग मोड में प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है तो उस टाइम पे हमारे पास में जो क्राइटेरिया होता है उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास में एक स्टेट है जिसको हम कह रहे हैं रेडी स्टेट। कौन सी स्टेट है, रेडी स्टेट। और ये कौन सी स्टेट है, रनिंग स्टेट। अब हमारे पास में रेडी स्टेट में, हमारे पास में रेडी स्टेट में मैं कह रहा हूँ रेडी क्यों है, रेडी स्टेट में क्या प्रेजेंट है, रेडी क्यू प्रेजेंट है, रेडी क्यू प्रेजेंट है। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ ये क्या है, रेडी क्यू है। रेडी क्यू। अब रेडी क्यू मान चलो एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2 और एक प्रोसेस है P3। रेडी क्यू में क्या, तीन प्रोसेस है। ठीक, उसके बाद में हमें क्या होता है, एक टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस गिवन होता है। हमें क्या गिवन होता है, हमें गिवन होता है टाइम स्लाइस, या फिर हम कहते हैं टाइम क्वांटम। टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम गिवन होता है। अब मान के चलो टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम कितना दे रखा है, 2 यूनिट, 2 यूनिट दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 यूनिट, 2 यूनिट दे रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को, आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को देखो, सबसे पहले जो प्रोसेस सबसे पहले आया है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को ही हम फॉलो करते हैं। ऑर्डर हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व रहता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उस प्रोसेस को रनिंग स्टेट में भेजेंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से P1 प्रोसेस को उठाया और कहाँ पे भेज दिया, रनिंग स्टेट में भेज दिया। अब जब इस P1 प्रोसेस का टाइम टाइम एक्सपायर होता है, जब इसका टाइम एक्सपायर होता है, मतलब कि इसको 2 यूनिट चलाने के बाद में जब इसका टाइम एक्सपायर होता है तो इसको वापस से कहाँ पे लेके आएंगे, रेडी क्यू में लेके आएंगे। तो अब हमें एक छोटा सा काम ये करना पड़ेगा कि हमें एक रेडी क्यू अलग से प्रिपेयर करनी होगी। एक छोटा सा काम क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेडी क्यू, है ना, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमें एक रेडी क्यू अलग से प्रिपेयर करनी होगी। क्वेश्चन को सोल्व करते समय एक रेडी क्यू अलग से सेपरेट हमें प्रिपेयर करनी होगी। क्यों प्रिपेयर करनी होगी, क्योंकि हमारे पास रेडी क्यू में जो प्रोसेस है, जैसे हमारे पास P1 प्रोसेस रेडी क्यू में पहले से है, P2 प्रोसेस रेडी क्यू में पहले से है, P3 प्रोसेस रेडी क्यू में पहले से है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए किसके पास भेजा, रनिंग स्टेट के पास। P1 प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन था वो 2 यूनिट तक चला। 2 यूनिट खत्म होते उसको वापस हम कहाँ भेज देंगे, रेडी क्यू में भेज देंगे। इसका मतलब है कि P1 प्रोसेस को एक बार हम एग्जीक्यूट करने के लिए जब रनिंग भेजते हैं, उसके बाद में ये P1 प्रोसेस के टाइम क्वांटम एक्सपायर होने के बाद में इसको वापस से रेडी क्यू में रखना पड़ेगा, वापस से रेडी क्यू में रखना पड़ेगा। फिर ये काम करेंगे नए प्रोसेस के लिए। किसके लिए करेंगे, नए प्रोसेस के लिए। सेम कहानी, जब इसका टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा तो इसको वापस कहाँ रखेंगे, इसका जब टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा तो इसको वापस कहाँ रखेंगे, वापस इसको रेडी क्यू में रख देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइम शेयरिंग मोड में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। टाइम शेयरिंग मोड में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक हम प्रोसेस को रनिंग स्टेट में भेजते हैं जो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में। उसके बाद हम प्रोसेस को वापस से कहाँ भेज देते हैं, वापस से रेडी स्टेट में भेज देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सीपीयू की जो सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए जो आप एक अलग से क्यू बनाते हो ना, उस क्यू के साथ साथ आपको एक रेडी क्यू भी बनाना है। आपको एक रेडी क्यू भी प्रिपेयर करना है। और जब कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, जैसे मान चलो कि अगला प्रोसेस मान चलो P3 है, अगला प्रोसेस P3 है और P3 को हमने एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ भेजा, रनिंग स्टेट में। और P3 को सिर्फ 1 यूनिट चाहिए, P3 क्या चाहिए, 1 यूनिट चाहिए। तो जब इसको 1 यूनिट टाइम चाहिए तो इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देना और इसको वापस रेडी क्यू में प्लेस मत करना, इसको वापस रेडी क्यू में प्लेस
मत करना। मान के चलो कि हमारे पास जो टाइम स्लाइस है, टाइम यूनिट है वो 2 यूनिट है, और P3 को एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ 1 यूनिट चाहिए, सिर्फ 1 यूनिट टाइम चाहिए। तो 1 यूनिट टाइम चाहिए ना, तो इसका एग्जीक्यूशन करके इसको हटा देना, क्योंकि एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या होगा, टर्मिनेट हो जाती है, वापस रेडी क्यू में नहीं आएगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। और जब मैंने आपको ओएस का, जब मैंने टाइप्स पढ़ाया था, तो ओएस के टाइप्स में मैंने एक टाइप्स के अंदर इस चीज़ का डिस्कशन किया था। किसमें किया था, किसमें किया था, टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग। टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग के अंदर मैंने डिस्कशन किया था कि हम एक राउंड रोबिन कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और उस राउंड रोबिन कॉन्सेप्ट के अंदर टाइम शेयरिंग मोड में जॉब का एग्जीक्यूशन करवाएं। तो यहाँ पे इस टाइप से एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में शेड्यूलिंग में टाइम शेयरिंग मोड में जॉब का एग्जीक्यूशन करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जॉब का कैसे एग्जीक्यूशन करवाते हो, टाइम शेयरिंग मोड में एग्जीक्यूट करवाते हो। इसका मतलब क्या होता है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में जॉब को जॉब को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड एक एक फिक्स्ड फिक्स्ड टाइम फिक्स्ड टाइम यूनिट के लिए फिक्स्ड टाइम यूनिट के लिए सीपीयू के पास सीपीयू के पास भेजा जाता है, और जब वह टाइम एक्सपायर्ड हो जाता है, और जब वह टाइम एक्सपायर्ड हो जाता है, तो जॉब को वापस से वापस से रेडी क्यू में भेज दिया जाता है, भेज दिया जाता है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक आप जॉब को कहाँ भेजोगे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक जॉब कहाँ भेजोगे, रनिंग स्टेट में भेजोगे। फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक जॉब को रनिंग स्टेट भेजोगे। जब वो जॉब आपका आपका वो टाइम क्वांटम कंप्लीट कर लेगा, जब वो जॉब आपके टाइम क्वांटम कंप्लीट कर लेगा, तो उसके बाद उस जॉब को वापस से रेडी क्यू में प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम जो प्रोसेस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। फिक्स टाइम अमाउंट तक, टाइम क्वांटम क्या लिखा है, मैंने लिखा है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में जॉब को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड एक फिक्स्ड टाइम यूनिट के लिए सीपीयू के पास भेजा जाता है, और जब वह टाइम एक्सपायर्ड हो जाता है, तो जॉब को वापस से रेडी क्यू में भेज दिया जाता है। जॉब को वापस से रेडी क्यू में भेज दिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को आपको असाइनमेंट के रूप में घर से सोल्व करके लेके आना है। कल मैं इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आप घर से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, अपने बेस पे आप ट्राई करके लेके आना। उसके बाद में कल इस क्वेश्चन को सोल्व करवा दूंगा। डन, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी है, राउंड रोबिन है ना। राउंड रोबिन को आरआर भी कहते हैं ना, आरआर, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम।
ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको, ये तो आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी, ठीक है। और टाइम स्लाइस मैं आपको बता देता हूँ आपको। टाइम स्लाइस जो दे रखा है वो 2 यूनिट दे रखा है आपको, है ना। मतलब आपको एक एक जॉब को सिर्फ 2 यूनिट के लिए कहाँ भेजना है, किसके पास भेजना है, रनिंग स्टेट में भेजना है सिर्फ 2 यूनिट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, ये बस टाइम है, ठीक। मैं कह रहा हूँ प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है, P4 है, P5, सबका अराइवल टाइम 0 है। सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है, 0 है। इसका एग्जीक्यूशन टाइम 5 है, इसका 2 है, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 1 है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको एक बार सेल्फ ट्राई करना है घर से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको सेल्फ ट्राई करना है घर से, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल आपको करवाऊंगा। ओके डन। तो आज हमने बेसिकली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के ऊपर हमने चर्चा की है, और दोनों जो आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसमें जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए, उससे आपको परफेक्ट तरीके से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा, ठीक है। कल की क्लास में रिमेनिंग जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम उनको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। और भी जो बाकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो कल की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। एक बार ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आपने, एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लो फिर पीछे कर दूंगा, ठीक है। नोट डाउन हो गया। अब एक बार ये आप नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं ना।